Welcome, dear students. Today we learn non-state actors and human rights. Let we start now. Non-state actors. It is the importance of the civil society that has given importance to non-state actors. Thus, voluntary organizations and non-governmental organization NGO have started to become more important. Today, international relations is not relations between states. It also includes non-state actors. They play an important role in promoting humanitarian issues. Beside organizations like the Amnesty International, Greenpeace Movement, terrorist organizations are also non-state actors. दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन स्टेट एक्टर्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ गैर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इनके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स शहरी समाज को मिलती हुई अहमियत की वजह से नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स सामने आए हैं। इसलिए कुछ स्वयंसेवी संगठनाएं और गैर सरकारी संगठनाएं, इसका मतलब होता है एनजीओस। इनको क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, इनकी अहमियत बढ़ती चली जा रही है। यह संस्था है जो स्वयंसेवी संस्थाएं होते हैं और एनजीओस होते हैं। यह हमेशा इंसान की समस्याओं के ऊपर अपना फोकस करते हैं या अपना ध्यान देते हैं। आज इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सिर्फ किसी मुल्कों के बीच के लिए सीमित नहीं है। अब इसमें गैर सियासी फैक्टर भी शामिल हुए हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस जैसी मूवमेंट, इसके साथ ही कुछ टेररिस्ट ग्रुप इस नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या है आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन राइट्स। In the age of globalization, protection of human rights has become an important agenda. But there is a need to make a distinction between the approaches to human rights of the developed world and the developing world. The third world holds that economic development has to precede the full flowering of civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on community and family than on individual rights. The Indian Constitution, for example, lays stress on the aspect of social justice and looks at food, shelter, clothing, education, and health as primary needs of its citizens. It is further argued that in the desire to achieve distributive justice, there is an undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. Therefore, countries should have the rights to interpret human rights in accordance to their history, culture, polity, and economy. Thus, the broad application of Western approaches to human rights that focus on civil and political rights and freedom as a priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. हमारा अगला पॉइंट है इस वीडियो का ह्यूमन राइट्स। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इंसानी हुकूक की अहमियत और हिफाजत करना यह एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग मुल्कों के लिए इंसानी हुकूक के नज़रियों में बदलाव आना ज़रूरी है। तीसरी दुनिया के नज़रिए से शहरी और सियासी हुकूक से पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना
बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके साथ ही पर्सनल अधिकारों से ज़्यादा समाज और परिवार, इनकी अहमियत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदुस्तान के संविधान में सोशल जस्टिस के ऊपर जोर दिया है। हमारे देश का जो संविधान है, इसमें सोशल जस्टिस, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनको हमारे देश में क्या है, लोगों की भलाई के लिए इसे प्राथमिकता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इंसाफ देने के लिए लोगों की भलाई से ज़्यादा आज़ादी के हक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए मुल्कों को अपने इतिहास, अपना ट्रेडिशन, सियासी व्यवस्था और इकोनॉमिकल सिस्टम के आधार पर इंसानी हकूक़ के मामले में फैसला लेने का अधिकार देना चाहिए। तो दोस्तों, आम तौर पर पर्सनल अधिकारों से ज़्यादा आपके समाजी हक के लिए, आपके सोशल जस्टिस के ऊपर हमारे देश ने सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे देश के संविधान ने क्या किया है, सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड ह्यूमन राइट्स, ये 2 पॉइंट आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। नए पॉइंट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।